नमस्कार, मैं अमित राजादा आपका स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग, उसका क्या प्रोसीजर है और आपकी चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। नो डाउट हर एक बच्चे की चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस अलग अलग होती है उसके आने वाले मोटिव के हिसाब से, लेकिन आप एक किस गाइडलाइन के थ्रू फिलिंग कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर जोसा ने इस बार बताया है उसके अपन बात करने वाले हैं। वीडियो चालू करने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर 21 साल की लगातार परंपरा को निभाते हुए रेजोनेंस ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूट से हाईएस्ट रैंक 8th रेजोनेंस ने दी है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जोसा काउंसलिंग 2021। अगर अपन बात करें जोसा काउंसलिंग 2021 की, तो इस बार जिसमें अपन पॉइंट कवर करने वाले हैं, सीट मैट्रिक्स है, कौन कौन इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शेड्यूल क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पीडब्ल्यूडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये बहुत अच्छा वो इस बार पॉइंट आया है क्योंकि ये अलग है, पिछले साल से थोड़ा था। ये विड्रॉ रूल क्या है, चॉइस फिलिंग और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ये दो मेन स्लाइड है, इसके ऊपर अपन आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्या क्या करने वाले हैं। ये आईआईटीज है जो पार्टिसिपेट होंगी इस बार की, 23 आईआईटीज है, अपन सब जानते हैं। एनआईटीज है 31 एनआईटीज प्लस आईईएसटी शिवपुर जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, वो इंस्टीट्यूट भी इसके थ्रू आता है। इसके बाद अपन बात करें ट्रिपल आईटीज की, ट्रिपल आईटीज जो काफी नए भी आ गए हैं वो भी इसमें कर रहे हैं। और ये जीएफटीआईज यानी कि जो जोसा की काउंसलिंग होती है वो बेसिकली आईआईटी, एनआईटी और जीएफटीआईज के लिए होती है ट्रिपल आईटी के साथ। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? जिन्होंने इस बार जेईई एडवांस का पेपर दिया और जिनकी रैंक आई है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर, जीएफटीआईज और आईआईटीज और उसके लिए एनआईटीज के लिए। सीट मैट्रिक्स, यहां पर मैं थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा। अगर अपन लास्ट ईयर का कंपैरिजन देखें तो इस बार की लगभग 2000 से ज्यादा सीटें इस बार बढ़ाई गई हैं, आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआईज मिला के। पिछले बार लगभग 50,000 के आसपास थी, इस बार 52,000 प्लस सीटें सीट मैट्रिक्स में आई हैं, तो ये अच्छा चीज है। शेड्यूल, इसके ऊपर अपन को विशेष ध्यान देना है। जैसे अपन सब जानते हैं 16 अक्टूबर से चालू हुआ है और 25 अक्टूबर तक ये रहेगा। इसमें अपन को दो महत्वपूर्ण चीजें जो देखने की हैं वो ये हैं कि एक मॉक एलोगेशन दे रखा है 22 तारीख को, एक मॉक एलोगेशन दे रखा है 24 तारीख को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मॉक एलोगेशन होता क्या है, ये समझिए क्या होता है और इनकी क्यों मैं आप बात करना चाह रहा हूं। आपने आपकी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करी, आपने सोचा कि मेरे लिए हाँ ये चॉइस फिलिंग 50 अगर मैं भरता हूं तो मेरे को मेरी चॉइस फिलिंग मिल जाएगी, मुझे जो चाहिए सीट वो मुझे मेरी रैंक के हिसाब से मिल जाएगी। मॉक एलोकेशन ये बताता है कि आपने जो फिलिंग करी है उसके हिसाब से अगर इसको फाइनल मान लिया जाए तो टेंटेटिव आपको क्या मिल सकता है। मान लीजिए मॉक एलोकेशन में आपके टॉप 50 जो आपने भरी थी उसमें से 47 नंबर की आपको वो सीट एलोकेट हो गई, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि यार मेरे तो 48 वाली में ज्यादा इंटरेस्ट था, वो नीचे रह गई, तो आप 48 वाली को उठा के 47 के ऊपर रख सकते हैं। आप ऐसा पहला एलोकेशन कर सकते हैं। जब ये चेंज आप करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भी चेंज करेंगे, हो सकता है वापस आपका सीक्वेंस के हिसाब से आपको मनचाही ब्रांच के ऊपर नीचे करना पड़े, तो इसलिए अपने सेकंड एलोकेशन, फाइनल एलोकेशन दोबारा 24 अक्टूबर को दिया है। 25 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चॉइस फिलिंग क्लोज कर सकते हैं। मेरा एक सजेशन है कि जब तक 25 अक्टूबर नहीं आए जब तक आप अपनी सीट प्रेफरेंस जो आपने भरी है, जो चॉइसेस आपने भरी हैं उसको लॉक ना करें, उसको सेव ही करें, क्योंकि लॉक करने के बाद आप चॉइस फिलिंग में एडिट नहीं कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो जो लास्ट डे है, लास्ट टाइम है, उस पर ही लॉक करें। अब अपन एक केस लेते हैं कि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपसे वो टाइम मिस हो गया और आप उसको लॉक नहीं कर पाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपका लास्ट सेव था वो ऑटोमेटिक जोसा लॉक कर देगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जैसे ही आपको 26 तारीख का उन्होंने रेस्ट लिया और 27 तारीख को पहला सीट एलोकेशन है। अब पहला, इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे अगर आपको सीट एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। एक तो इसमें चीज ये देखने की है कि ये 6 राउंड की है आईआईटी के लिए, 6 राउंड की अपनी काउंसलिंग है। आपको मान लीजिए पहले राउंड में सीट मिली या नहीं मिली, नहीं मिली तो वेट कीजिए, कुछ नहीं करना, अपन को सेकंड राउंड पे जाना है। सेकंड राउंड में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, थर्ड राउंड पे जाना है, वेट करना है जब तक आपको सीट नहीं मिलती है। मान लीजिए आपको सीट मिल गई है तो अपन को क्या करना है, ठीक है, जो अपन को करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सीट मिलते ही सबसे पहले अपन को रजिस्ट्रेशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करानी है, जो कि 35,000 रुपए उसके लिए है, अपने जनरल वाले के लिए 35,000 रुपए है। आप जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे आप काउंसलिंग में आगे नहीं जा सकते हैं। वो सीट आपको चाहिए या नहीं चाहिए इज ए डिफरेंट इश्यू, लेकिन सीट मिलते ही आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको सबमिट करानी है। जैसे आप वो सबमिट कराएंगे
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आपसे वो 3 चीजें पूछेगा, डेट इज फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। मैं इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि क्यूरी सबसे ज्यादा मुझे यहीं की रिसीव हो रही है कि सर फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और स्लाइड क्या होता है। अपन इस तीनों पर बात करेंगे कि अब आपको सीट मिली है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप तीनों में से कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं। फ्रीज, फ्रीज क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है कि जो भी मुझे अलॉट हुआ है, मान लीजिए आपको चेन्नई के अंदर सिविल ब्रांच अलॉट हुई है जो आपकी 7 नंबर की चॉइस थी, तो आप कह रहे नहीं मेरी तो ये परफेक्ट चॉइस थी, हालांकि मैंने ऊपर लिखे थे, लेकिन मैं वेरी मच कंफर्टेबल और वेरी मच हैप्पी कि मुझे चेन्नई में सिविल मिल गई, मुझे यही चाहिए थी। तो आप फ्रीज कर सकते हैं यहां के बाद। इसका मतलब है कि चेन्नई की सिविल आपको मिल गई है और आप आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यही आपका फाइनल इंस्टीट्यूट और फाइनल ब्रांच हो गई है। सेकेंड अपन बात करें फ्लोट की। फ्लोट का मतलब ये, अगर अपन वही केस लेते हैं कि मुझे 7th नंबर पर चेन्नई में सिविल मिली है, लेकिन मैंने जो ऊपर की 6 लिख रखी है 1 2 3 4 5 6, उसमें से कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, कोई सी भी ब्रांच हो, मुझे वो चाहिए। यानी आप इंस्टीट्यूट भी चेंज करना चाह रहे हैं और ब्रांच भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप देंगे फ्लोट का ऑप्शन कि भाई 1 to 6 के बीच में जो भी मुझे नया अलॉट होता है आने वाले राउंड में, वो आप मुझे दे दीजिए। ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें स्लाइड की, अब स्लाइड के अंदर आपको मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा इसके अंदर कि इसके अंदर जो होता है, जो अपन स्लाइड की अपन बात कर रहे हैं, तो स्लाइड के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कॉलेज आपका फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका कॉलेज आपका फिक्स हो जाता है। कॉलेज फिक्स होने का मतलब यह कि भाई मुझे चेन्नई में सिविल मिली है और 6 के बीच में मैंने इलेक्ट्रिकल भी चेन्नई की भर रखी है, तो आप मुझे चेन्नई तो फिक्स कर दो साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना, मुझे मुंबई नहीं जाना, ऊपर 6 में किसी डिफरेंट कॉलेज में नहीं जाना, सिर्फ चेन्नई जाना है। लेकिन अगर ऊपर वाली मैंने जो ब्रांच भर रखी है इलेक्ट्रिकल, वो मुझे मिले तो ही मुझे आगे आप प्रमोट करें, नहीं तो जो मुझे सिविल मिली है मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। हाँ, बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर मैं मान लीजिए फ्लोट चूज कर लेता हूं, स्लाइड चूज कर लेता हूं, क्या मेरी ये सीट चली जाएगी क्या? नहीं। अगर फर्दर राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है, सीट अपडेट नहीं होती है, तो ये वाली सीट के साथ तो आप यहीं से, क्योंकि आपने इसकी सीट एसेम्पटेंस फीस भरी हुई है। अपन आगे चलते हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जैसे 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ये आपको सबमिट करना ही करना है। 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना ही करना है। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी के सर्टिफिकेट बिलोंग करने ही करने हैं, सबमिट करने ही करने हैं। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि EWS और OBC के सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद के ही होने चाहिए। 1 अप्रैल 2021 के बाद के ही आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं OBC और EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है। PWS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाँ ये थोड़ा सा अलग हुआ है, इसमें इनको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। PWD कैंडिडेट को अपने सर्टिफिकेट के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा नियरेस्ट IIT या नियरेस्ट NIT के ऊपर। ये 2 स्लॉट में आप करा सकते हैं, एक तो 20 से 26 के बीच में, इसको रिवाइज किया गया है, पहले ये 16 से 25 था, कंफ्यूज ना हो, ये डेट चेंज हो गई है 20 से 26 में। या फिर जब आपको सीट कोई अलॉट होती है जिस राउंड में, उस राउंड में जो दिन बचे हुए हैं उसके अंदर जाके आपको नियरेस्ट सेंटर के ऊपर वेरिफिकेशन कराना होगा। मेरा स्ट्रांगली सजेशन है कि आप 20 से 26 के बीच में ये काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि हो सकता है जिस राउंड में आपको सीट मिले उस राउंड के डेज बहुत कम हो और अपनी जर्नी आप प्लान ना कर पाए, इसलिए इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। विड्रॉ रूल्स, ये एक बहुत बड़ा रूल है। मैंने इस बार 1-2 क्वेरी ऐसी देखी जिसमें वो बच्चा कहता है कि सर मुझे तो 6 राउंड में IIT मिली थी, लेकिन साहब मुझे वो एलिजिबल ही नहीं कर रहा है। उसका रीजन ये कि आपको अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आप अगर उसको नहीं लेना चाहते हैं, आप रिपीट करना चाहते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं जोसा काउंसलिंग के अलावा, तो आपको IIT अगर आपको मिली है तो आपको 2nd to 5th राउंड के बीच में ऑप्शन मिलता है, आप अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका एनेक्शन में दिया हुआ है, फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, वो आपसे पूछेगा, आपको उसको कंफर्म करना होता है और आप विड्रॉ कर सकते हैं। आप जब प्रोसीजर के थ्रू विड्रॉ करेंगे तो ही आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अगर आपका चांस बचा हुआ है तो। हाँ, NITs के लिए यह जो है वो 6 राउंड तक जाती है। ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड जिसपे के लिए ये बेसिकली वीडियो बनाया गया, जिसकी सबसे ज्यादा क्वेरी इस समय आ रही हैं, IIT NIT चॉइस फिलिंग क्या है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी बच्चे के लिए चॉइस फिलिंग उसकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। हर एक बच्चे की पसंद अलग हो सकती है, हर एक बच्चे की प्रेफरेंस अलग हो सकती है, ऑब्जेक्टिव गोल्स आगे आके अलग हो सकते हैं। कोई जॉब करना चाहता है, कोई UPSC की तैयारी करना चाहता है फर्दर, कोई विदेश में जाके पढ़ना चाहता है, कोई IIM करना चाहता है।
तो उसके हिसाब से आपको चॉइसेस और अपनी जो है वो इंस्टीट्यूट को चुनना चाहिए। कई लोग जियोग्राफिकली भी देखते हैं कि यार मेरे को तो मेरे प्रदेश में अगर आईआईटी मिल रही है तो मैं दूसरे प्रदेश में नहीं जाना चाहता, तो मैं तो ये रहता हूँ, वो सब की अलग है। लेकिन अगर एक गाइडलाइन की बात करें जो जनरली ट्रेंड है, मैं उस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ जनरली ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो सजेशन होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी पर्सनल लेवल पर प्रेफरेंस या चॉइसेस अलग हो सकती हैं। अगर अपन जनरल गाइडलाइन की बात करें तो इनमें 4 सेक्शन में अपन इनको बांट सकते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में आप देखिएगा मैंने कुछ सिर्फ आईआईटीज ही रखी हैं, ठीक है ना। सेक्शन 2 के अंदर मैंने आईआईटीज और एनआईटीज को शामिल किया है, यानी सेक्शन 1 में कोई भी एनआईटी को मैंने शामिल नहीं किया है। सेक्शन 3 में मैंने आईआईटीज और एनआईटीज और फिर मैंने जीएफटीआईज और आईआईटीज को रखा है। आप देखिए इसमें अगर आईआईटीज की अपन बात करें तो मुंबई, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और हैदराबाद, और इनको ही मैंने सीक्वेंस में दिया है। अगर आप किसी भी तरीके से आप इस सेक्शन में आ सकते हैं तो इस सेक्शन में आने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस सेक्शन में आते हैं तो पुरानी जो आईआईटीज हैं वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और जॉब ओरिएंटेशन के लिए भी ये वाली आईआईटीज हमेशा प्रेफर की जाती हैं इररिस्पेक्ट टू एनी अदर एनआईटीज या आईआईटीज। हाँ, ये चॉइस बढ़ने के पहले आप अपनी बात जरूर समझ लें कि आप जॉब करना चाहते हैं, आप आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं। अगर आपका सोचना यह है कि मुझे तो आगे फर्दर स्टडीज करनी है या मुझे यूपीएससी में जाना है, यानी कि ये डिग्री आईआईटी की डिग्री आपका जॉब का प्रोफाइल नहीं बन रही है, तो आपको निश्चित रूप से इसी में आना चाहिए, पुरानी आईआईटीज को ही प्रेफर करना चाहिए, किसी भी तरह पुरानी आईआईटी में आने की, एंटर होने की कोशिश करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए आप इसमें नहीं आ पाते हैं तो सेकंड सेक्शन में आप देखिए आप बीएचयू में किसी तरह आने की कोशिश करें। सेकंड फेज ऑफ आईआईटीज में अगर अपन बात करें तो जो इंदौर है, मंडी है, अपनी जोधपुर है, रोपड़ है ना, ये वाली जो है वो सेकंड फेज आईआईटी है। आईएसएम भी अब आईआईटी का टैग मिल चुका है इसको, जैसा आप सबको पता है। आप इसमें आने की कोशिश कीजिए। नहीं तो कुछ एनआईटीज है जिसको आप इसमें रख सकते हैं, जैसे कि त्रिची, सूरतकल, वारंगल, इलाहाबाद और जयपुर। ये फर्स्ट फेज की एनआईटीज कहलाती हैं। यहां पर भी आप इसको चॉइस फिलिंग में ले सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप आईआईटी को प्रेफरेंस दें यहां पर। सेक्शन 3 में रेस्ट ऑफ द आईआईटी जो कि बाद में खुली हैं, जैसे पलक्कड़ हुआ, धारवाड़ हुआ, तिरुपति हुआ, भिलाई हुआ, ये सब जो आईआईटीज हैं जो यहाँ पर आई हैं, आप उसको इसके बाद ले सकते हैं। और ये कालीकट, राउरकेला, नागपुर, सूरत, वापी जो एनआईटीज है, आप उसको इसके साथ ब्रांच के हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन अगेन फिर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि यहाँ पर भी आप आईआईटी को प्रेफरेंस दें। और सेक्शन 4 में बची हुई जितनी भी एनआईटी और ट्रिपल आईटी है, देखिए इसमें कोई भी आईआईटी नहीं है, इसमें कोई भी आईआईटी नहीं है। आईआईटी सेक्शन 3 तक खत्म हो गई है। इस सेक्शन में सिर्फ बची हुई, चाहे वो ईस्ट इंडिया की एनआईटीज हो, श्रीनगर की एनआईटीज हो या जीएफटीआईज हो, उनको ही रखा गया है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप सेक्शन 4 में आते हैं या लोअर ब्रांच एक सेक्शन 3 में भी आते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो रिपीट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके सामने खुलता है और आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। उसका कारण यह है कि मेरा ऐसा मानना है और मेरे बहुत पिछले इतने सालों का जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है और जो मैंने बच्चों को देखा भी है कि अगर आप 1 साल और लगा के अपने जीवन में 10 साल आगे हो सकते हैं तो वो अपन को 1 साल जरूर देना चाहिए। आप जो 1 साल का खर्चा या आप 1 साल का समय सोच रहे हैं वो इन 4 साल में कैसे कवर होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इन 4 साल के बाद ये 1 साल का ड्रॉप आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अगर नहीं ले पाए तो ये 1 साल हमेशा आपको परेशान करे। तो अगर आप रिपीट के ऑप्शन पे जा सकते हैं, आपने आइडेंटिफाई कर ली आपकी सारी मिस्टेक्स, आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपके वीकर एरिया और आप उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आपको रिपीट के ऑप्शन पर जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑल मेरी तरफ से जो थोड़ा सा सबमिशन था। अगर आप लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देखना चाहते हैं तो आप रेजुनेंस की वेबसाइट पे ऊपर विजिट कर सकते हैं और इस क्लिक के ऊपर जाकर आप लास्ट ईयर की क्लोजिंग और ओपनिंग जो है रैंक देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक टिप और देना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट कट टू कट रखते हैं कि मेरी रैंक 1000 है तो मैं 950 से लेकर और 1000 कट टू कट 1000 कहाँ आई थी। नहीं, अगर आप पिछले 4-5 साल की रैंकिंग देखें तो काफी अच्छा वेरिएशन देखने को मिला है अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग ब्रांच के साथ। तो मेरे हिसाब से आप जब भी ये चॉइस फिलिंग करें तो चॉइस फिलिंग में आप हमेशा एक रेंज लेके चलें, 1000 टू 4000 रैंक के बीच की एक रेंज लेके चलें। जो आपको चाहिए, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसको सबसे ऊपर लिखें।
जैसे मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको 7th नंबर की चॉइस मिल गई है चेन्नई में सिविल, तो 8th नंबर की चॉइस फिलिंग आप चाहे कंप्यूटर साइंस आपने चेन्नई का लिख रखा हो तो भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए वो सबसे ऊपर लिखे और घटते हुए क्रम में ही उसको जमाए। यस, मेरी तरफ से जोसा काउंसलिंग के बारे में थोड़ा था, इसके लिए नमस्कार। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद।